नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 26 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही साथ कोशिश करिए डेली करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करने का। कोई भी दिन जो है कोशिश क्या करिए कभी क्लास स्किप ना हो, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया करिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है। देखिए, जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड करूं तो आपके सामने ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो कोशिश क्या करिए साथ में आप लोग आंसर देने की। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में किस शहर को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में चुना गया। ध्यान रखिएगा, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट के लिए कौन सी सिटी बेस्ट है या कौन सा वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं किस सिटी को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में 2024 की है। ध्यान रखिएगा, आप सोच रहे होंगे अभी 2023 तो गया नहीं, 2024 की रैंकिंग, तो ध्यान रखिएगा ये नेक्स्ट ईयर के लिए बताया जाता है। तो ये जो है भारतीय शहर पूछ रहा है कि किस भारतीय शहर को जो है सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर चुना गया है, तो वो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। ठीक है, तो मुंबई को क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर के रूप में स्थान दिया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड लेवल पे नहीं, अगर वर्ल्ड लेवल पे हम इसकी रैंकिंग देखें, वैश्विक रैंकिंग, तो वो पहले से स्थान कम हुआ है, बल्कि इस साल 118 पे हो गया है, जो कि पिछले वर्ष की स्थिति में इसके स्थान में गिरावट आई है। ठीक है, यहाँ पे क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग सिटीज की बात करें 2024 रैंकिंग में, तो शीर्ष 100 वैश्विक सूची में कोई भी प्रमुख जो है भारतीय शहर जगह नहीं बना पाया। तो अगर 100 में देखें तो कोई भी भारतीय शहर ने जगह नहीं बनाई है, लेकिन अगर हम 150 में देखें तो ठीक है कितनी है, मुंबई जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है भारतीयों में। ठीक है, छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर 118वें स्थान पे मुंबई है। इसके अलावा देखा जाए जो सभी प्रमुख भारतीय शहरों ने पिछले वर्ष की स्टैंडिंग की तुलना में अपनी वैश्विक रैंकिंग में गिरावट का अनुभव किया है। इसी के साथ साथ गिरावट भी दर्ज की गई। एक तो टॉप 100 में कोई भी भारतीय शहर नहीं है छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ, ऊपर से जो पहले शहर थे उनके भी रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। अगर बात की जाए दुनिया भर में छात्रों के लिए पहले सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर या सबसे प्रिय शहर कौन सा है, तो वो लंदन है। ठीक है, जिसे सबसे ज्यादा छात्रों ने से जो है यहाँ पे प्रतिक्रिया मिली है। वहीं देखा जाए जर्मनी के और ऑस्ट्रेलिया के 2-2 शहरों ने टॉप 100 में जगह बनाई है। ठीक है, बेस्ट यहाँ पे क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 160 प्रमुख शैक्षिक स्थलों की तुलना करती है, जिसपे 26 नई प्रविष्टियां शामिल हैं। विश्वविद्यालय रैंकिंग में सूचीबद्ध भारतीय शहरों में दिल्ली में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, अगर बात करें विश्वविद्यालय रैंकिंग में तो सबसे ज्यादा जो है जो उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में सबसे ज्यादा आगे कौन है, दिल्ली है। कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है, सबसे पहले तो आईआईटी। ठीक है, यहाँ पे आईआईटी दिल्ली यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अन्य जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के जो घर दिल्ली है उसको 132वां वैश्विक रैंकिंग मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की जो रैंकिंग है उसमें भारतीय सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर जो छात्रों के लिए वो मुंबई है। टॉप 100 में किसी ने भी रैंक जो है बनाया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे अच्छा जो है शहर छात्रों के लिए कौन सा रहा है, लंदन रहा है इस रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, आते दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिवस से संबंधित है कि प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स दिवस कब मनाया जाता है, इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, हर साल जो है 24 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात करें तो आयकर विभाग जो है देश में आयकर प्रावधानों की शुरुआत के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस जो है मनाता है। कौन मनाता है दोस्तों, आयकर विभाग के द्वारा मनाया जाता है। और जिस दिन इस दिवस की शुरुआत की गई थी उसी दिन के उपलक्ष्य में इस दिवस को, ठीक है, उसकी स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। कौन सा, आयकर दिवस 24 जुलाई को। 24 जुलाई 1860 की बात है,
सर जेम्स विल्सन है, उनके ही द्वारा जो है भारत में मूल रूप से आयकर पेश किया गया था। तो यहाँ पे आपका देखिए स्टैटिक पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स जो है वो किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये 1860 की बात है, 24 जुलाई को सर जेम्स विल्सन ने जो है मूल रूप से आयकर पेश किया था, और इसीलिए 24 जुलाई को हम मनाते हैं कौन सा दिवस दोस्तों, आयकर दिवस। यहाँ पे जो है आयकर के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जब पहली बार इसको कब मनाया गया था, तो आयकर जो है इनकम टैक्स लगाने के 150 वर्ष पूरे हुए थे 24 जुलाई 2010 को, उसी के उपलक्ष्य में जो है पहली बार यह दिवस मनाया गया था। तो पहली बार कौन सा कब मनाया गया था, तो 2010 में यह दिवस पहली बार मनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस वर्ष कौन सी यहाँ पे स्थापना दिवस था इसकी, तो आयकर दिवस की 163वीं वर्षगांठ थी। ठीक है, जो मनाई गई। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1924 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, नई दिल्ली में। और वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो अनीता कपूर जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष है। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ और भी दिवस बात कर लेते हैं, जैसे कि 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया, वहीं 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, ठीक है, विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है। कुछ अन्य दिवस भी देख लेते हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे थे, जैसे कि 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 18 जुलाई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया दोस्तों, तो ये 17 जुलाई को मनाया गया। और विश्व सर्प दिवस यानी कि सांप दिवस मनाया जाता है 16 जुलाई को। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे जो कि जून जुलाई में, यहाँ पे जुलाई में जो है चर्चा में थे। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दिवस से एक प्रश्न पूछा था, दिवस भी पूछा था, थीम भी पूछी थी, तो आपके लिए दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। तो ठीक है, किस पोर्टल के माध्यम से, GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। तो ये जीता है दोस्तों कोयला मंत्रालय ने जीता है। ठीक है, अगर हम बात करें कोयला मंत्रालय ने ई प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में सफलतापूर्वक नए मानक स्थापित किए हैं, हितधारकों के लिए समान अवसर तैयार किए हैं, और इतना ही नहीं, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया है दोस्तों, किसने, कोयला मंत्रालय ने। मंत्रालय ने लगातार 2 वित्तीय वर्ष में GEM प्लेटफॉर्म पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, वहीं देखा जाए तो कोयला मंत्रालय ने हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखिएगा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा GEM माध्यम से ई प्रोक्योरमेंट पर उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। किसे किया गया, कोयला मंत्रालय को किया गया है। कोयला मंत्रालय को कौन सी श्रेणी में, तो बेस्ट एंगेजमेंट श्रेणी में कोल इंडिया लिमिटेड को, राइजिंग स्टार और NLC इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, यहाँ पे टाइमली पेमेंट श्रेणी में सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, अलग अलग जो है जो कंपनियां उनको अलग, मंत्रालय जो है, संस्थाएं जो है, उनको अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार दिया गया, जिसमें कोयला मंत्रालय को बेस्ट एंगेजमेंट श्रेणी में, कोल इंडिया लिमिटेड को ध्यान रखिएगा तो यहाँ पे राइजिंग स्टार श्रेणी में, NLC इंडिया लिमिटेड को टाइमली पेमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसे किया गया, कोयला मंत्रालय को किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। किस शहर में करेंगे दोस्तों सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन, ये करेंगे इस महीने के आखिरी में 28 और 27 तारीख को, 28 तारीख को गांधीनगर में। ठीक है, तो गुजरात के गांधीनगर में करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 तारीख को यानी कि परसों, ठीक है, को गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। तो सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, गुजरात में कहाँ, गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 तारीख को होगा यानी कि 28 जुलाई को। इसके तहत जो है इस सम्मेलन के दौरान जो है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो लोगों के लिए एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन करेंगे, उसका उद्घाटन वो करेंगे। और इस प्रदर्शनी में क्या दिखाया जाएगा, तो सेमीकंडक्टर की विनिर्माण प्रक्रिया और इस क्षेत्र में हुई प्रगति को लेकर लोगों की जानकारी दी जाएगी लोगों को। यानी कि एक तरीके से ये जो प्रदर्शनी होगी उसमें जो है एक तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा सेमीकंडक्टर की विनिर्माण प्रक्रिया का, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में जो भारत ने प्रगति हासिल की है उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा इस प्रदर्शनी के माध्यम से।
राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की अग्रणी कंपनी सेमिकॉन इंडिया 2023 में भागीदारी करेगी। इस प्रदर्शनी से इंजीनियरिंग और अन्य विद्यार्थी सेमीकंडक्टर विनिर्माण को लेकर सीख सकेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य भी करंट अफेयर जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे सम्मेलन से संबंधित, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुपोषित मां अभियान का उद्घाटन किया। कहाँ किया? राजस्थान के कोटा में किया। वहीं 2 वर्ष के अंतराल के बाद काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी करने जा रहा है कौन सा शहर दोस्तों? नई दिल्ली। अगला है अप्रैल 2023 में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया। कहाँ पे दोस्तों? हैदराबाद में। एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? मुंबई में किया गया। स्टार कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इस एससीओ का इस बार आयोजन किया जा रहा है। देखिए, अध्यक्षता भारत 2 चीजों की अध्यक्षता कर रहा है, G20 की और साथ ही साथ एससीओ की। ठीक है, तो ये सारी 2 चीजें आपके लिए, ये 2 जो संगठन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य ने ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना शुरू की है? तो ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा कृषकों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा कैबिनेट ने हाल ही में ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना के क्रियान्वयन के लिए 5,700 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दिया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा कैबिनेट ने ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना के क्रियान्वयन कर रही है। योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसानों को बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो जो किसानों को जो वित्तीय सहायता, मतलब किसानों को जो वित्तीय आवश्यकता होगी वो सरकार के द्वारा जो है सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी के आधार पर प्रदान किया जाएगा। वही फसल ऋण तक आसान पहुंच जो है सुनिश्चित की जाएगी और उनकी भलाई को बढ़ावा देना है। इसमें क्या होगा दोस्तों? तो ब्याज सब्सिडी अनुदान में देखिए इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, तो उड़ीसा सरकार द्वारा किसानों को किफायती और ब्याज मुक्त फसल ऋण तक पहुंच प्रदान कर समर्थन देने के लिए एक अभूतपूर्व पहल है। तो एक तरीके से ब्याज मुक्त फसल ऋण प्रदान की जाएगी, किफायती दरों पे जो है किसानों को ये ऋण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो अपने कृषि कार्य को क्रियान्वयन कर सके और उनका भला हो सके, उनके आय जो है वो बढ़ सके। योजना के तहत क्या किया जाएगा? किसानों के 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त फसल ऋण का लाभ उठा सकेंगे। तो किसान जो है 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त, जिसपे कोई ब्याज नहीं लगेगा, वो 1 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ब्याज सब्सिडी अनुदान योजना का क्रियान्वयन उड़ीसा के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और भी करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृषि लॉन्च किया है किसने? उड़ीसा सरकार ने। वही अगले की बात करें तो यहाँ पे 23 साल यानी कि 23 इयर्स और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। कौन दोस्तों? नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोस्तों, इनका जो इन्होंने लगभग एक तरीके से देखा जाए तो 23.5 साल तक इन्होंने कार्य किया एज ए मुख्यमंत्री के रूप में, और ये सबसे लंबे समय तक, दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, नवीन पटनायक जी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और करंट अफेयर की, जैसे कि महानदी कोलफील्ड ने चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय का निर्माण किया। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों की, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो एक तरीके से खेतों की सुरक्षा के लिए जो तार बांधे जाते हैं दोस्तों, कभी कभी ऐसे वायर होते हैं जिसमें करंट होता है, उनसे जानवरों को हानि होती है, तो उन जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए और दूसरा खेत का बचाव करने के लिए जो है ये मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा जो की गई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो कृषि विभाग है वो पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इस योजना में देखा जाए जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रुकने के लिए, ठीक है, उनको रोकने के लिए, तो उनका नुकसान भी ना हो,
उनका, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए जो वायर लग जाते हैं उसमें करंट वगैरह होते हैं तो कई बार जानवरों की जान भी चली जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से उनको नुकसान पहुंचाए बिना खेत में उनको रोका, वो खेत में भी ना प्रवेश करे जिससे कि वो फसल का नुकसान कर दे। तो उनको रोकने के लिए कम 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाड़ा की स्थापना शामिल है। तो इससे सिर्फ उनको हल्का सा झटका लगेगा, ठीक है। और दूसरा सायरन बजने लगेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जब जानवर जो है बाढ़ के संपर्क में आएंगे, ठीक है, बाड़े के संपर्क में आएंगे तो उनको हल्का सा झटका लगेगा, सायरन बजने लगेगा, जो प्रभावी रूप से नील गाय, बंदर, सुअर, जंगली सुअर जैसे जानवरों को खेतों में फसल का नुकसान पहुंचाने से रोकेगा। इससे क्या होगा, उस बेड़े से वो लोग दूर हो जाएंगे, वो जानवर, और खेत में प्रवेश नहीं करेंगे, जिससे फेस में जो खेत में लगी फसल है उसको सुरक्षा प्रदान किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना जो है जानवरों से खेत को सुरक्षा करना और साथ ही साथ जानवरों की भी रक्षा करना, जानवरों को बिना नुकसान पहुंचाए खेत की रक्षा करना, इस योजना का मूलतः उद्देश्य यही है, ठीक है। आइए यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ अन्य करंट अफेयर भी देख लेते हैं। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। अगला है, हाल ही में जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो उत्तर यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने ये ऐलान किया कि जो जेल है उत्तर प्रदेश में उनको जेल नहीं कहा जाएगा, बल्कि अब क्या कहा जाएगा? सुधार गृह कहा जाएगा, ठीक है। अगला है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना दोस्तों। कौन? उत्तर प्रदेश। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के साथ एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। किसने ये किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हम लोगों ने बात किया था 35 लाख पेड़ लगाए जाएंगे इसके तहत, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश के पहला फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ होगी दोस्तों? ललितपुर जिले में की जाएगी, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा शहर भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगी? कैनबिस मेडिसिन जो है दोस्तों कई सारे, जैसे मिर्गी हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी बीमारियों के इलाज में बहुत ही मील का पत्थर होता है ये। तो इसके परियोजना का नेतृत्व करेगा कौन सा शहर दोस्तों? ये करेगा जम्मू, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करने जा रहा है। तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन? तो पहली जो है कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व कौन सा शहर या करने जा रहा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू, ठीक है। यहाँ पे CSIR IIIM जम्मू का कैनबिस रिसर्च प्रोडक्ट अपन भारत में अपनी तरह का ये पहला प्रोजेक्ट है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक कनाडाई फर्म के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी में शुरू किया गया है, जिसमें मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष रूप से न्यूरोपैथी, कैंसर, मिर्गी से पीड़ित रोगियों के लिए कार्य करने की अपार क्षमता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर को, जैसे कि पूरी तरीके से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना। कौन दोस्तों? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। और भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया कहाँ? गुलबर्ग में, ठीक है। गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया है? किस राज्य में किया है दोस्तों? ये किया है आंध्र प्रदेश में। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह है, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का जिला है कुर्नूल जिला, ठीक है। वहां पे इन्होंने भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है शिलान्यास किया, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस प्रतिमा को बनाने में जो लागत आई है दोस्तों लगभग 500 करोड़ रुपए की आएगी, ठीक है, पूरे बनाने में। और इसी अवसर पे जब इन्होंने संबोधित किया लोगों को, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उन्होंने कहा कि मंत्रालयम में स्थापित होने वाली प्रतिमा पूरी दुनिया को सनातन धर्म का संदेश देगी, इससे वैष्णव परंपरा सुदृढ़ होगी, ठीक है। परियोजना जो है ये मंत्रालयम गांव है जो वहां पे तमिलनाडु, माफ करिएगा आंध्र प्रदेश में, वहीं पे ये लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। 2.5 साल लगेगा इस पूरी प्रतिमा को बनने में। और यह गांव जो है कौन सा? मंत्रालयम गांव जो है
ये राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और इस गांव का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, जिस कारण से यहीं पे जो है ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। श्री राम जी की प्रतिमा बनेगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता किस देश की यात्रा पर थे? तो दोस्तों ये थे नॉर्थ ईस्ट के देश में, ठीक है, माफ करिएगा साउथ ईस्ट एशिया के देश है, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी आईओआर में तैनात मिशन के 2 अग्रणी भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता 17 जुलाई 2023 को जकार्ता, ठीक है, जो इंडोनेशिया कैपिटल है, वहां पे पहुंचे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इंडोनेशियाई जो नौसेना है वो जहाजों का गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत किया। और जब लंगर डाल रहे थे ये जहाज, तो लंगर डालने के दौरान भारतीय और इंडोनेशियाई नौसैनिक पेशेवर बातचीत, संयुक्त योग सत्र, खेल कार्यक्रम और क्रॉस डेक यात्राओं के विस्तृत कार्यक्रमों में शामिल हुए। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था यहाँ पे? तो दोनों नौसेनाओं के बीच में आपसी सहयोग और समझ को मजबूत करना, ये इसका बेसिकली उद्देश्य था। ठीक है, तो कौन सी जहाजें गई थी? आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नौसेना से संबंधित कुछ अन्य करंट अफेयर को। तो देखिए, वर्तमान में जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार है। इन्होंने अभी हाल ही में वियतनाम की यात्रा किया। वियतनाम दौरे पे जब ये गए थे, अब वियतनाम के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान जो है इन्होंने कैमरॉन में हाल ही में जो नौसेना का जहाज है जिसका नाम है कृपाड़ को सेवा मुक्त करने के साथ ही कृपाड़ को क्या किया? वियतनाम पीपुल्स नेवी है उसको सौंपने के समारोह की अध्यक्षता की। ध्यान रखिएगा, जो हमारे नौसेना की एक जहाज थी कृपाड़, जो कि अब सेवा मुक्त हो गई है, उस जहाज को हमारी सरकार ने वियतनाम को क्या किया है? सौंपा है एज अ उपहार स्वरूप। और इस वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंपने का जो समारोह था उसकी अध्यक्षता की गई है जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा की गई है। आईएनएस कृपाड़ की बात करें दोस्तों, तो ये स्वदेशी रूप से निर्मित खुखरी श्रेणी का ये मिसाइल युद्धपोत है। और जैसा कि रक्षा मंत्री ने ये 19 जून 2023 को, ठीक है, इसे सेवारत मिसाइल युद्धपोत को उपहार में देने की घोषणा के अनुरूप जो है सौंपा जा रहा है। तो उन्होंने ये घोषणा किया था रक्षा मंत्री ने कि जब ये सेवानिवृत्त होगी मिसाइल युद्धपोत, ठीक है, जिसका नाम है कृपाड़, तो सेवा मुक्त होने के साथ ही इसे उपहार स्वरूप दिया जाएगा किस देश को? वियतनाम। और उसी के अनुरूप ये कार्य किया गया है। अगर हम बात करें इसे कब जो है कमीशन किया गया था, ठीक है, आईएनएस कृपाड़ को, तो ये 1991 में भारतीय सेना में इसे कमीशन किया गया था। तब से ये अपनी सेवा दे रही थी और इसे भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक अभिन्न अंग ये रही है। और पिछले 32 वर्षों में देखा जाए तो इसने कई ऑपरेशन में भाग लिया है। किससे दोस्तों? आईएनएस कृपाड़ ने, जिसे अब चूंकि ये सेवा मुक्त हो गई है तो इसे वियतनाम को उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 9वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की यूरोपीय संघ ने किस देश के लिए, ठीक है, 76 लाख यूरो की मानवीय सहायता की घोषणा की है? किस देश के लिए किया है दोस्तों? तो अफगानिस्तान के लिए किया है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने अफगानिस्तान के लिए 76 लाख यूरो की मानवीय सहायता की घोषणा की। ये मानवीय सहायता है देश में, जैसा कि 6 प्रांतों में, ठीक है, जो अफगानिस्तान के जो 6 प्रांत हैं वहां पे खाद्य असुरक्षा और आर्थिक संकट से वो जूझ रहे हैं। और इसी जो है खाद्य असुरक्षा और आर्थिक संकट से निपटने और साथ ही साथ जो वहां पे असिंचित भूमि है उस भूमि में कि सिंचाई कार्य को बहाल करने के लिए इस सहायता राशि की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। अफगानिस्तान की दोस्तों बात करें तो इस समय वहां पे खाद्य असुरक्षा की गंभीर समस्या उत्पन्न है और इस समस्या से जो दुष्प्रभाव पड़ा है वो बेसिकली महिलाओं पे, युवाओं पे और वहां पे विकलांग जन है उन पर जो है ये विशेष रूप से इस खाद्य असुरक्षा का गंभीर परिणाम उन्हें देखने को मिल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए मानवीय सहायता देने की बात की गई यूरोपीय संघ के द्वारा। बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की दोस्तों। देखिए अफगानिस्तान का थोड़ा सा भाग हमारे भारत से लगता है, भारत के लद्दाख से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, आइए इसकी सीमा की बात करते हैं। तो इसकी सीमा चूंकि पूरी तरीके से स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, लैंडलॉक देश है ये, इसकी कोई भी सामुद्रिक सीमा नहीं है। इसकी जो राजधानी काबुल है और ये भारत से, पाकिस्तान से, तजाकिस्तान से, उज्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से, ईरान से अपनी सीमा को साझा करता है। अफगानी जो है वो यहाँ पे इसकी करेंसी है और यहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब्दुल कबीर जो है वो यहाँ के कार्यवाहक
प्रधानमंत्री है, ठीक है, एक्टिंग चीफ प्राइम मिनिस्टर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किसे, शाहरुख खान को। तो अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, लोकेश रामा को किया गया है। अगला, कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीता, किसने जीता, सात्विक साई राजा, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। केंद्र सरकार ने रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया किसे, मनोज यादव को। और आज का लास्ट है कि G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, कहाँ की गई, गोवा में किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जीके की। तो यहाँ पे देखिए एक होम रूल लीक था और ये देखिए इंडियन होम, ठीक है, इंडियन होम रूल है, रूप यहाँ पे लिख गया है, रूल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूल है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया गया था, किसके द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के द्वारा किया गया था। पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, उसके लेखक कौन है, AK आजाद, ठीक है। भारतीय संविधान के 7 सदस्यीय पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे कौन, VR अम्बेडकर जी थे। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ कब हुआ था, 1972 में हुआ था भारतीय पेटेंट कानून लागू। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करें, यानी कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई, कब की गई थी, तो अप्रैल 2000 में की गई थी। अगला है, अफीम प्राप्त किया जाता है तो बिना पके फल के, ठीक है, लेटेक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है अफीम। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, कौन था, लॉर्ड रीडिंग था, जो 1921 से 1926 तक, ठीक है, कार्यरत था। ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ध्यान रखिएगा ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ये प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं हमसे जो हम लोग बात करते हैं। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। और दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग धैर्य वाला रंग कौन सा है दोस्तों, बैगनी है, वॉयलेट है, ठीक है। और आज का लास्ट है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे, त्रिची केरल में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने ना सिर्फ करंट के बारे में पढ़ा बल्कि स्टैटिक्स पोर्शन के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।